हेलो स्टूडेंट्स, क्या बोलती पब्लिक। आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से अपन आगे लायक झकास टॉपिक लेके बोले तो फर्टिलाइजेशन है कि नहीं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपन समझ चुका है, पढ़ चुका है डिटेल में। बोले तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज अपन आगे लाए बोले तो फर्टिलाइजेशन के साथ। जितना इजी फर्टिलाइजेशन लगता है उतना इजी होता नहीं है ना। जो हम लोग 8, 9, 10 में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, इतना इजी है नहीं, है ना। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं आप लोग को बताता अपन, है ना। बोले तो यहां पे एक मेल पार्टनर रहता है और यहां पे क्या होती है, एक फीमेल पार्टनर होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हो, मैं भी जानता हूं अच्छी तरीके से, है कि नहीं। अब मेल पार्टनर का जो गैमेट रहता है वो रहता है स्पर्म, सही है, और वो कैसा रहता है, हैप्लॉइड रहता है। समझना क्या रहता है, वो हैप्लॉइड फॉर्म में रहता है। फीमेल पार्टनर का जो ये होता है गैमेट, उसको अपन बोलते हैं ओवम, और एक सेल जो कैसा रहता, जो भी हैप्लॉइड रहता। अभी हम लोग फर्टिलाइजेशन का क्या मीनिंग समझते हैं कि दोनों का मिक्सिंग होना। यहां पे स्पर्म और ओवम दोनों मिल रहे हैं, दोनों का क्या हो रहा है, यहां पे फ्यूजन हो रहा है। मतलब फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर फॉर्म बनेगा, उसको अपन बोलते हैं जाइगोट। एक स्पेशल टाइप का सेल बनेगा जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। वी आर कॉलिंग इट एज अ जाइगोट, है ना। यहां पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यहां पे डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब के मेल के क्रोमोसोम, मतलब के स्पर्म के क्रोमोसोम और फीमेल के ओवम के क्रोमोसोम आपस में मिल गए हैं, फ्यूज हो गए हैं और कुछ चीज बनी है। बोले तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, यहां पे जाइगोट बोल रहे हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल बेसिस पे, ये भाई है फर्टिलाइजेशन, है ना। आप लोग क्या बोलते हैं उसको, ये फर्टिलाइजेशन है। ओके, बट ये इतना इजी नहीं है। फर्टिलाइजेशन स्टेप को, प्रोसेस को पूरी करने के लिए बहुत अलग अलग प्रोसेसेस होती है जो हमें डिटेल में समझनी होगी। जैसे लेट्स से कि मेल पार्टनर प्लस फीमेल पार्टनर, ये दोनों का आपस में क्या हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स और कॉइटस, वी कैन कॉल इट एज अ कॉइटस, है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, एक्टिविटी हुई, तो वो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट जो स्पर्म था, मतलब कि यू कैन कॉल सीमेन जो था, है ना, मेल पार्टनर का सीमेन जो था, वो क्या हो गया, वो हो गया इजैक्यूलेट। उसका क्या हो गया, इजैक्यूलेशन हो गया, सही है। अब ये इजैक्यूलेशन कहां पे हुआ, बोले तो ये इजैक्यूलेशन हो गया था कहां पे, फीमेल वजाइना के अंदर, है ना। फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर हुआ था। और जो इजेक्युलेशन होता है, वी आर कॉलिंग इट एज अ इंसेमिनेशन। क्या बोल सकते हैं उसको अपन, इंसेमिनेशन हो गया। ओके, इंसेमिनेशन ऑफ सीमेन, है ना। तो ये इजेक्युलेशन हुआ, इंसेमिनेशन ऑफ क्या हुआ, सीमेन हो गया। एंड वी ऑल नो कि सीमेन में क्या होता है, एक्टिव पार्ट, दैट्स अ स्पर्म। ओके, तो इस तरीके से बहुत लॉन्ग प्रोसेस चलती है ना। सबसे पहले तो स्टिमुली मिलना चाहिए दोनों को, मेल को और फीमेल को स्टिमुली मिलेगा, उनको एक थोड़ा सा यू कैन कॉल फील आएगा, है ना, कुछ हार्मोन्स जनरेट होंगे बॉडी में, तब जाके वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के टाइम पे, उसके बाद जब एक ऑर्गेजम आता है, तो ऑर्गेजम के टाइम पे क्या होता है कि सीमेन जो है मेल पार्टनर का, मैं यहाँ पे मेल लिख देता हूं, नहीं तो कोई समझ लेगा कि भाई सीमेन फीमेल में कहां से आ गया। तो बोले तो मेल का सीमेन रहेगा जिसमें स्पर्म होता है, वो क्या होता है, इजैक्युलेट होता है ना। जब ऑर्गेजम होता है तो वो क्या होगा, इजैक्युलेट होगा कहां पे, फीमेल की वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। एंड वी आर कॉलिंग इट इज अ इंसेमिनेशन। तो जो भी कहानी बनेगी वो इंसेमिनेशन के बाद बनने वाली है, समझना अच्छे से, है ना। जो भी प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंसेमिनेशन के बाद पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स से वो लोग वो चीज क्या है, कैसी है, वन बाय वन हम लोग उसको पढ़ने का, समझने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि भाई वो क्या है, कैसा है ना। जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, नहीं भी दिया है, जो आपको एंट्रेंस लेवल पे आ सकता है, वो हम लोग पूरा पढ़ने का ट्राई करेंगे। तो पहला उसमें आता है कैपेसिटेशन। ओके, स्पर्म जो होता है, स्पर्म का क्या होने वाला है यहां पे, कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, है ना। तो स्पर्म का कैपेसिटेशन ये सबसे पहली प्रोसेस होने वाली है। इट मींस के जब सीमेन इजैक्युलेट हो जाएगा फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो वो टाइम पे स्पर्म का पहले कैपेसिटेशन होने वाला है फॉर अबाउट 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स आफ्टर इजैक्युलेशन ये क्या होने वाला है, यहां पे उसका कैपेसिटेशन होने वाला है। उसमें होगा क्या, समझना। ओके, लेट्स से कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है और यहां पे क्या आ गया, स्पर्म आ गया, ठीक है। लेट्स से दिस इज स्पर्म। ओके, तो ये जो स्पर्म मैंने दिखाया यहां पे, तो स्पर्म की आउटर मोस्ट कवरिंग पे, आउटर मोस्ट लेयर पे, स्पेशली उसका जो एक्रोसोम होता है ना ऊपर, वहां पे एक पर्टिकुलर लेयर लगा होता है। ओके, वहां पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर, मैं थोड़ा बड़ा दिखाऊंगा नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेट्स से कि ये स्पर्म है और ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, और ये जो स्पर्म है, ओके, उसका आउटर
ऊपर का पार्ट कौन सा रहेगा? वी आर कॉलिंग इट एज एक्रोजोम। ये आप लोग अच्छी तरीके से समझते हो कि एक्रोजोम है। अब एक्रोजोम के सरफेस पे, उसके हेड एरिया पे एक पर्टिकुलर जो है यू कैन कॉल सब्सटेंस लगा होता है। बेसिकली वो सब्सटेंस कौन सा होता है? दैट इज कोलेस्टेरॉल। दैट्स अ कोलेस्टेरॉल सब्सटेंस होता है, राइट। अब फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ओके, वो जाएंगे और वहां पे एक्ट करेंगे, ओके। ये स्पेशल टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो वहां जाएंगे और उसको उसके ऊपर एक्ट करेंगे। ये प्रोटीन का नाम मैं आपको बता दूं, आइदर वो ग्लोबुलिन हो सकता है या फिर वो एल्ब्यूमिन भी हो सकता है, ठीक है। जो स्पेशल टाइप के हमारे ब्लड में आते हैं, ब्लड में आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि ब्लड में प्रोटीन देते हैं प्लाज्मा पार्ट में, तो वही वाले प्रोटीन फीमेल जेनिटल या सॉरी नॉट जेनिटल, वजाइनल ट्रैक या जेनिटल ट्रैक में रहते हैं। तो वहां पे क्या होगा? ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन इस तरीके के प्रोटीन्स जो है वो क्या काम करेंगे? ये कोलेस्ट्रॉल लेयर जो है उसको तोड़ने का, उसको ब्रेक करने का काम करेंगे इस तरीके से, ओके। और उसको पूरी तरीके से क्या कर देंगे? डिजेनरेट या फिर उसका लाइसिस कर देंगे, ओके। मतलब कि जितना भी कोलेस्ट्रॉल पार्ट है वो पूरी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और ये जो एक्रोजोम है, एक्रोजोम, ओके, तो ये एक्रोजोम बहुत ही तरह एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव किसके लिए होते हैं आपको पता ही है। एक्रोजोम के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जो क्या करने वाले हैं? जाके डायरेक्टली सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करने वाले हैं, उसके अंदर जाने वाले हैं, है ना। तो ये जो भी एक्रोजोम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और स्पेशली यहां पे क्या लगता है उसके एक्टिवेशन के लिए? कैल्शियम, कैल्शियम आयन, कैल्शियम सॉल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ दिस एक्रोजोम, ओके। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद जब इजेक्युलेशन हो जाएगा सीमेन का वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो उसके बाद 5 to 6 आवर तक क्या चलता है? यहां पे कैपेसिटेशन चलता है और इस तरीके से कुछ यहां पे एक्टिविटी होती है। डन। तो ये हो गया आपकी पहली प्रोसेस, दैट इज स्पर्म कैपेसिटेशन। दूसरे अपन चलते हैं, दूसरा देखते हैं क्या हो सकता है यहां पे। स्पर्म कैपेसिटेशन तो हो गया, चलो ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट विल गो विथ, लेट्स से कि ये आपका, लेट्स से दिस इज सेकेंडरी oocyte, ओके। दिस इज यू कैन कॉल, उसका साइटोप्लाज्म रहेगा, ooप्लाज्म रहेगा, ओके। ये उसका न्यूक्लियस है एंड दिस इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी oocyte है और ये सेकेंडरी oocyte का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, राइट। वी आर कॉलिंग दैट पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एज अ फर्टिलाइजिन। क्या बोलेंगे इसको अपन? फर्टिलाइजिन, ओके। दिस इज व्हाट वी हैव, फर्टिलाइजिन टाइप का एक प्रोटीन होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। कैसा रहेगा वो? ग्लाइको प्रोटीन रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं यहां पे? स्पेशल टाइप के रिसेप्टर होते हैं। उसको हम लोग स्पेशल टाइप के रिसेप्टर को ZP2 या ZP3 बोल सकते हैं। इट कैन बी ZP2 और ZP3 बोल सकते हैं। अब यहां पे क्या होने वाला है? वैसा स्पर्म जिसका कैपेसिटेशन हो गया है, मतलब कि जिसका एक्टिवेशन हो गया है, जिसका एक्रोजोम बहुत ही एक्टिव फॉर्म में चला गया है, वैसा स्पर्म यहां पे आएगा। लेट्स से दिस इज द स्पर्म, है ना। मैं कुछ इस तरीके से स्पर्म को दिखाने वाला हूं, लाइक दिस। तो ये स्पर्म क्या करेगा? जो एक्टिवेट होने के बाद, कैपेसिटेशन के बाद क्या होगा? यहां पे आएगा और स्पर्म आके, स्पर्म के ऊपर भी एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? प्रोटीन होता है, दैट इज एसिडिक प्रोटीन। एसिडिक प्रोटीन उसके ऊपर होता है और वो एसिडिक प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? वी आर कॉलिंग इट एज एंटी फर्टिलाइजिन। दैट्स एंटी फर्टिलाइजिन उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो डायरेक्टली कहां जाएगा? वो जाकर इस ZP2 और ZP3 रिसेप्टर को बाइंड करेगा, राइट। तो प्रोसेस कुछ इस तरीके से बनेगी कि लेट्स से दिस इज सेकेंडरी oocyte एंड ये उसका हो गया, लेट्स से दिस इज फर्टिलाइजिन। फिर से लिख देता हूं मैं यहां पे, फर्टिलाइजिन हो गया और ये उसका हो गया रिसेप्टर। दिस इज अ रिसेप्टर, लेट्स से दिस इज ZP3 रिसेप्टर, ओके। तो यहां पे क्या होगा? स्पर्म जाएगा और स्पर्म का यहां पे क्या होगा? पूरी तरीके से वो जाकर यहां पे एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? यहां पे समझना ध्यान से। यहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां पे ये रहेगा फर्टिलाइजिन। दिस इज फर्टिलाइजिन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ओके। एंड दिस इज एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, ओके। तो दो अलग अलग प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उसी तरीके से यहां पे क्या होता है? फर्टिलाइजिन एंड प्लस एंटी फर्टिलाइजिन, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में बाइंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और वहां पे एक स्पेशल टाइप का एग्लूटिनेशन, क्या बोलते हैं उसको? एग्लूटिनेशन बनाते हैं, ठीक है। जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी,
जब तक ये फर्टिलाइजिंग किसका, ओवम का, सेकेंडरी oocyte का, और एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म का आपस में मिलेंगे नहीं, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे नहीं, तब तक आगे रिएक्शन नहीं चलने वाली है, राइट। तब तक आगे एक्रोसोमल रिएक्शन एक्टिवेट नहीं होगी। तो इस तरीके से कुछ यहां पे प्रोसेस होती है, वी आर कॉलिंग इट एज द फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग कॉम्प्लेक्स, ओके। और ये कॉम्प्लेक्स से क्या बनने वाला है, एग्लूटिनेशन, एक पर्टिकुलर फॉर्म होने वाला है, वी आर कॉलिंग इट एज अ स्पर्म एग्लूटिनेशन, है ना। ये रिएक्शन होने के बाद ही आगे की रिएक्शन एक्टिवेट होने वाली है। डन। तो पहले क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। सेकंड हमने देखा फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। तो आपको दोनों स्टेप यहां लिख देता हूं, फर्टिलाइजिंग प्लस एंटी फर्टिलाइजिंग टाइप ऑफ रिएक्शन, जो हमने यहां पे देख चुके हैं, अच्छी तरीके से समझ भी चुके हैं, राइट। चलो नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, चलो ये दो समझ में आ गया अपने को। तीसरे स्टेप पे चलेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसको देखना तो पड़ेगा भाई लोग, नहीं तो कैसे चलेगा, है कि नहीं। लेट्स से कि ये आपका हो गया, दिस इज सेकेंडरी oocyte, लिख देता हूं यहां पे सेकेंडरी oocyte, बार बार आने वाला है, बहुत महत्व दे रहे अपन ना सेकेंडरी oocyte को, बार बार सेकेंडरी oocyte देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सब आज की जो हीरोइन है वो कौन है, सेकेंडरी oocyte। आज का जो हीरो है वो कौन है, स्पर्म। तो दोनों को साथ में इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अगर हीरो हीरोइन नहीं तो विलन अकेला करेगा क्या बेचारा, है कि नहीं। चलो तो ये सेकेंडरी oocyte का क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर पे एक स्पेशल, मतलब आउटर मोस्ट इस पे एक स्पेशल टाइप का लेयर होता है, उसे हम लोग कहते हैं जोना पैलुसिडा, जोना पैलुसिडा कह सकते हैं, जो कि आपको पता ही यार जोना पैलुसिडा क्या है ना, एसेलुलर पार्ट है, जेल सब्सटेंस होता है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देने का काम करता है वगैरह वगैरह, है ना। उसके बाहर बहुत ही स्पेशल टाइप का लेयर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको मैं निकाल देता हूं, सेकेंडरी oocyte नीचे लिख देता हूं। ये स्पेशल टाइप के लेयर को हम लोग कहते हैं कोरोना, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना रेडिएटा। अरे वाह, कोरोना रेडिएटा आ गया फिर से। अब यहां पे होगा क्या, मतलब कि यहां पे क्या है, न्यूक्लियस है। कितने लेयर दिख रहे अपने को, कुल मिला के 1 2 और 3 लेयर दिख रहे हैं यहां पे, ठीक है। मतलब कि अगर स्पर्म यहां पे आया, स्पर्म को इसे अगर तोड़ना है, ब्रेक करना है, पेनिट्रेट करना है, तो बेचारे को 3 लेयर को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो तीसरा केस कौन सा है, मतलब कि तीसरी प्रोसेस कौन सी है, दैट्स यू कैन कॉल एक्रोजोमल, एक्रोजोमल रिएक्शन उसको बोल सकते हैं, बराबर, दैट्स एक्रोजोमल रिएक्शन। पहले अपन ने क्या देखा, पहले देखा कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, दूसरा अपन ने देखा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, तीसरा आएगा एक्रोजोमल रिएक्शन। मतलब के लेट्स से कि यहां पे एक स्पर्म मैंने दिखा दिया, ओके, दिस इज अ स्पर्म और ये उसका एक्रोजोम है, ओके। तो ये एक्रोजोम को तीनों लेयर को इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। एक्रोजोम जब अपने एंजाइम को रिलीज करेगा तो तीनों लेयर को उसको तोड़ना पड़ेगा, और तब जाके क्या होगा, वो अच्छी तरीके से उसको पेनिट्रेट कर पाएगा, ओके। तो खुद के एंजाइम को इस तरीके से एक्ट करेगा और तब जाके लेयर्स टूटेगी इन दिस पर्टिकुलर वे, ओके। सो एक्रोजोम जो होता है, एक्रोजोम आपको पता ही है भैया, एक्रोजोम कहां पे होता है ना, स्पर्म के हेड के प्रॉक्सिमल पार्ट पे एक्रोजोम रहेगा, जो बेसिकली गोल्गी एपरेटस से बना है, राइट। अब एक्रोजोम जो होता है उसमें एंजाइम कौन कौन से रहते हैं, इसके जितने भी एंजाइम्स है ना, वी आर कॉलिंग ऑल द एंजाइम्स एज अ स्पर्म लाइसिन्स, क्या बोलेंगे उसको अपन, स्पर्म लाइसिन्स एंजाइम्स को कह सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला होता है हाइलोरोनिडेस, हाइलोरोनिडेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो डायरेक्टली जाएगा और किस पे एक्ट करेगा, ग्राउंड सब्सटेंस पे जाकर एक्ट करेगा। समझना क्या बोल रहे हैं अपन, ये डायरेक्टली ना कौन सा हाइलोरोनिडेस जो निकलेगा ना यहां से, वो डायरेक्टली ग्राउंड सब्सटेंस, बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाके एक्ट करेगा, उसके बाहर जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है उस पे जाके एक्ट करेगा और उसको तोड़ने का काम करेगा, ठीक है। सो हाइलोरोनिडेस होगा। दूसरा यहां पे होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है, जो डायरेक्टली जाएगा और किस पे अटैक करेगा, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, डायरेक्टली डिसॉल्व कर देगा जाके, ठीक है। ये जो एंजाइम, ये देखो एंजाइम कहां से निकल रहे हैं, एक्रोजोमल पार्ट से निकल रहे हैं, ठीक है। तीसरा होता है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स अ जोनालाइसिन टाइप ऑफ एंजाइम, जिसे हम लोग एक्रोसिन भी बोल सकते हैं, वी कैन आल्सो कॉल इट एज एक्रोसिन, ओके। तो जोनालाइसिन किस पे अटैक करेगा, बेसिकली
जोना पेलुसिडा पे जाएगा, और जोना पेलुसिडा जो होता है, अपन ने ZP2 ZP3 देखा ना, तो वो रिसेप्टर किसके थे? जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर थे, इसलिए ZP2 ZP3 याद रहेगा। चलो, तो ZP पे जाएगा और उसको क्या करेगा? उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देगा, मतलब कि तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। ओके, इतने मतलब कि ये जो मैंने दिखाया ना एंजाइम्स, इसके अलावा और भी होते हैं। कौन से? हाइलोरिनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसिन एंजाइम के अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। जैसे एक होता है न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज क्या है? कॉर्टियल एक्टिविटी के काम में आएगा, है ना। तो ऐसे और भी बहुत सारे प्रोटोलाइटिक और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो क्या करेंगे? जाकर डायरेक्टली तीनों लेयर को ब्रेक करेंगे। ओके, यहां पे और भी एक लेयर आ सकता है, जैसे मैंने बताया, वी आर कॉलिंग एज अ विटिलाइन स्पेस, दैट्स अ विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो विटिलाइन मेम्ब्रेन जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों को भी तोड़ने का यहां पे काम होता है। ठीक है, तो सबसे अंदर का लेयर कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद विटिलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा। इतने सारे लेयर को तोड़ने के बाद सिर्फ एक स्पर्म जो है वो अंदर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा। समझ में आया? बहुत 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 ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जानने वाली बात है। सो थर्ड हो गया एक्रोसोमल रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चौथा चलते हैं, चौथा देखते हैं कि रिएक्शन कौन सा होगा। अच्छी तरीके से समझ के लेने का, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखने का। ठीक है, कल उठ के कोई भी क्वेश्चन आया, किसी ने पूछ लिया, तो आना चाहिए। किसका वीडियो देखा है बोले तो संकेत सर का वीडियो देखा है, तो बिल्कुल आना चाहिए भाई। नहीं आएगा तो अपना नाम नहीं डुबाने का, ठीक है ना। चलो, तीन चीज हो गई। चौथा अपन रिएक्शन करेगा। फोर्थ विल बी सबसे इंपॉर्टेंट, कॉर्टियल। क्या बोलेंगे इसको अपन? कॉर्टियल रिएक्शन। इसको बोलेंगे अपन कॉर्टियल रिएक्शन। ठीक है, और कॉर्टियल रिएक्शन में होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि लेट से दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, उसके बाहर ये रहेगा लेट से विटिलाइन मेम्ब्रेन, ओके, उसके बाहर मैं अलग से दिखा देता हूं, दिस इज लेट से जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर रहेगा कोरोना रेडिएटा लाइक दिस। ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को कौन से लेयर है। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, वैसे तुम लोग को पता ही है कौन से लेयर है। ये हो गया उसका न्यूक्लियस, ये हो गया उसका ओप्लाज्म। ठीक है, तो शॉर्ट में लेयर के नाम लिखता हूं, दिस इज कोरोना रेडिएटा, समझना, दिस इज कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर क्या रहेगा? जोना पेलुसिडा। ठीक है, उसके अंदर कौन सा रहेगा? विटिलाइन मेम्ब्रेन, ओके, उसके अंदर कौन सा रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये दोनों का जो स्पेस रहेगा, विटिलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्पेस रहेगा, वी आर कॉलिंग इट इज अ, कौन सा रहेगा? पेरीविटिलाइन स्पेस, दैट्स पेरीविटिलाइन स्पेस। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर मतलब कि वो प्लाज्म के अंदर एक स्पेशल टाइप के कॉर्टियल ग्रेन्यूल्स होते हैं, लाइक दिस, कॉर्टियल ग्रेन्यूल्स होते हैं। और वो कॉर्टियल ग्रेन्यूल्स जो है, कॉर्टियल ग्रेन्यूल्स जो रहेंगे, वो कॉर्टियल ग्रेन्यूल में स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं एंड कुछ टाइप के यू कैन कॉल म्यूको पॉलीसैकेराइड्स टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स और कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। इट मींस के जब कोई एक स्पर्म वहां पे एंट्री कर जाएगा लाइक दिस, ओके, जब कोई एक स्पर्म इस तरीके से जहां वहां पे एंट्री कर जाएगा लाइक दिस स्पर्म, तो इमीडिएटली क्या होने वाला है? इमीडिएटली क्या होगा? ये जितने भी कॉर्टियल ग्रैन्यूल्स वो क्या करेंगे? वो आकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे ये पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, यहां पे आके क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और जो जोना पेलुसिडा है, कौन सा है जोना पेलुसिडा? ये वाला, उसको थिकन बनाने का ट्राई करेंगे बाय पर्टिकुलर एंजाइम। ठीक है, एंजाइम और दिस, समझ में आया? मतलब कि मोनोस्पर्मी को वो मतलब यू कैन कॉल स्टिमुलेट करेगा और पोलिस्पर्मी को इनहिबिट करेगा। मतलब कि जैसे ही एक स्पर्म, जैसे बहुत सारे स्पर्म होते हैं ना यहाँ पे, लेट से कि एक स्पर्म है, लेट से कि दूसरा है, लेट से कि तीसरा है ना, ऐसे बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे रहेंगे। 33 मिलियंस, आपको पता ही है। तो इतने सारे स्पर्म जो रहेंगे, सॉरी 300 मिलियंस, इतने सारे स्पर्म रहेंगे, सब अटैक करेंगे, सबको अंदर जाना है, सबको फर्टिलाइजेशन करना है, लेकिन जाएगा सिर्फ एक। और जब वो एक जाएगा अंदर, तो ये जो कॉर्टियल ग्रैन्यूल्स वो क्या करेंगे? पेरीविटालाइन स्पेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और एक्यूमुलेट होने के बाद क्या करेंगे? उसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, स्पेशल एंजाइम्स या फिर स्पेशल टाइप का म्यूकोपॉलीसैकेराइड, उससे डायरेक्टली सिक्रीट करेंगे और जोना पेलुसिडा की जो लेयर है उसको पूरी तरीके से थिक करेंगे, ताकि बाहर के जो दूसरे स्पर्म है वो अंदर आ ना सके, उसको पेनिट्रेट कर ना सके। ओके, वी आर कॉलिंग दिस रिएक्शन, दिस मैकेनिज्म एज अ कॉर्टियल रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्टियल रिएक्शन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने आई थिंक समझ लिया होगा कैसा है क्या है। 5th नंबर पे चलते हैं, 5वें नंबर पे, जो आपका आखिरी और फाइनल टाइप का प्रोसेस है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस,
चलो हैव अ लुक, देख लेते भैया, देखने का पैसा है ही नहीं, है कि नहीं। तुम लोग शेयर करो यार वीडियो को, वीडियो शेयर करो, सपोर्ट करो जरा। रात रात भर पसीने टपक रहे, देखो इधर पसीना इधर पसीना, रात को 12 बज रहे हैं अभी, फिर भी अपन कर रहे हैं, किसके वास्ते? तुम लोगों के वास्ते। थोड़ा तो सपोर्ट मांगता है यार, है कि नहीं। तो फिफ्थ जो रहेगा दैट विल बी एक्टिवेशन। कौन सा रहेगा वो? एक्टिवेशन ऑफ। मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, पहले मैंने बताया इसके पहले कि एक्रोसोमल एक्टिवेशन है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन हमने देखी। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में एक चीज ध्यान में रखना तुम लोग, एक्रोसोमल रिएक्शन जब कभी चलेगी तो वो ऐसे ही नहीं चलती है कि एक्रोसोम गया, उसके एंजाइम निकाले, पेनिट्रेट कर दिया, अंदर चला गया, ऐसा नहीं होता है। एक्रोसोमल रिएक्शन जब चलेगी तो उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। क्या चाहिए? ये दोनों आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। किसका चाहिए? कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। उसके साथ ऑप्टिमल टाइप का टेम्परेचर एंड पीएच भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ओके, तो ये कंडीशन जब मेंटेन होगी, ऑप्टिमल होगी, तब जाके ही सिर्फ क्या होगा वहां पे एक्रोसोमल रिएक्शन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। एक्रोसोम के एंजाइम्स एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? ये पर्टिकुलर कंडीशन वहां पे क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके वो होगा। तो ये आप लोग थोड़ा वहां पे मेंशन कर लेना और अच्छे से सीख लेना, समझ लेना क्या है कैसा है। चलो अपन चलता है एक्टिवेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte, है ना। अब आप लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं, याद करो दिन जब हमने पढ़ा था oogenesis, oogenesis में आप लोगों को पता है कि कौन से फॉर्म में अटक गया था? सेकेंडरी oocyte जो है उसने खुद को अरेस्ट कर लिया था। कौन से फेज में? याद करो याद करो याद करो, मियोसिस 2 के मेटाफेज, मेटाफेज 2 के अंदर उसने खुद को अरेस्ट करके रखा है। मतलब के सेकेंडरी oocyte से ओवम अभी तक बना नहीं है। और मैंने क्या बोला था कब बनेगा? जब कोई भी स्पर्म, एक सिंगल स्पर्म मोनोस्पर्म में दिखाएगा, अंदर पेनिट्रेट करके जाएगा, तब कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और तब क्या होगा? सेकेंडरी oocyte का यहां पे क्या होगा? एक्टिवेशन होगा और वो मेटाफेज में जहां पे अरेस्ट है वहां पे उसको रिज्यूम करके क्या बनाएगा? ओवम बनाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया अपन को। तो यहां पे समझने वाली बात ये है कि ये जब आपका लेट्स से दिस इज सेकेंडरी oocyte, दिस इज सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte में जब कोई स्पर्म पेनिट्रेट करके जाएगा तो उसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स या बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस उसके अंदर जाते हैं, है ना। उसके अंदर फॉस्फेट आयंस भी हो सकते हैं, उसके अंदर वाटर भी हो सकता है, उसके अंदर इथिलीन ग्लाइकोल भी हो सकता है ना। तो ये कुछ ऐसे और भी बहुत सारे हैं, सल्फेट है, फॉस्फेट है ना, सल्फेट भी होगा, फॉस्फेट होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो है वो क्या करेंगे? इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे। ओके, और वो जाकर एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। क्या करेंगे? एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे और वो प्रोटीन क्या करवाएगा? मेटाफेज 2 को फिर से रिज्यूम करवाएगा और क्या करेगा? ओवम का सिंथेसिस करवाएगा। ओके, वी आर कॉलिंग इट इज द एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? दिस इज सेकेंडरी oocyte। और फाइनली क्या होगा? फाइनली लेट्स से दिस इज स्पर्म, और ये स्पर्म का क्या है? लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस एंड लेट्स से दिस इज ओवम। अभी तो ओवम बन गया ना, और ये न्यूक्लियस। तो स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस, स्पर्म का प्रोन्यूक्लियस जिसके अंदर कैसा है? हैप्लॉइड है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 सेट है उसका। ओके, और यहां भी फीमेल का प्रोन्यूक्लियस, वो भी कैसा है? हैप्लॉइड है। वो दोनों मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होगा। वी आर कॉलिंग इट एज अ जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है भैया? डिप्लॉयड होता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से 5 अलग अलग रिएक्शंस चलती है। कौन कौन सी एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग तो सबको पता ही था, कैसे होता है, क्या होता है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड बनता है, एवरीथिंग यू नो वेरी वेल, राइट। लेकिन सबसे पहले क्या करना? सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, फिर इजेकुलेशन हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, फिर पहली स्टेप ने देखी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, मतलब कि एक्रोसोम का एक्टिवेशन हुआ, उसके ऊपर का कोलेस्ट्रॉल हटा दिया। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, कि कैसे दोनों प्रोटीन मिलकर आपस में एग्लूटिनेशन करते हैं, स्पर्म एग्लूटिनेशन होता है। थर्ड हमने देखा एक्रोसोमल रिएक्शन, उसमें कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड थी, एवरीथिंग वी हैव डन विद दैट। और फोर्थ हमने देखा उसके बाद, ओके, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद हमने देखा कि कॉर्टियल रिएक्शन कैसे होती है। यस, कॉर्टियल रिएक्शन कैसे होती है, कॉर्टियल ग्रैन्युल्स कैसे एक्ट करते हैं, मोनोस्पर्मी को कैसे प्रमोट करते हैं। और फाइनली हमने देखा एक्टिवेशन ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte। ये पांचों
प्रोसेस को, स्टेप्स को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फाइनली जाइगोट किस तरीके से बनता है। ओके, ये जाइगोट कहां बनने वाला है? डेफिनेटली एम्प्यूला। कहां बनने वाला है? ये पूरी प्रोसेस कहां पे होती है? एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है। दूसरा एक बेसिक क्वेश्चन भी होता है, कई बार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे आप एक बताओ चीज कि जब स्पर्म का एजुकुलेशन हो गया, मतलब सीमेन का एजुकुलेशन हो गया फीमेल वजाइना में, तो वहां पे स्पर्म की स्पीड क्या होती है? मतलब कि स्पर्म की स्पीड जो होती है ना फीमेल जेनाइटल, कहां पे? फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर क्या होती है? तो या बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं। तो बेसिकली इसकी स्पीड क्या रहेगी? 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, इतनी स्लो उसकी स्पीड होती है। ठीक है, कितनी होगी? 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट। इतनी कम रेंज से इतनी धीरे 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 स्पर्म क्या होता है अपना फीमेल वजाइनल ट्रैक्ट में ऊपर चढ़ता है ना। और फैलोपियन ट्यूब में कहां तक जाएगा स्पर्म? वो जाएगा एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब तक, क्योंकि वहीं पे क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है। यहां पे स्पर्म की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? एज यू ऑल नो वेरी वेल, वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल है, वहां पे फाइब्रिनोजेन रिस्पॉन्सिबल है जो हमें सेमिनल फ्लूइड में मिला था। इसके लिए सर्विक्स जो होती है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको हेल्प करेगी उसकी मोटिलिटी बढ़ाने के लिए। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, एवरीथिंग वी हैव सीन। ओके, तो आई होप कि आज का फर्टिलाइजेशन का जो वीडियो है, कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।